हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉलेज में पढ़ रहे लड़कों के साथ हॉस्टल में घटी एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक घटना। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए हम सुनते हैं ये कॉलेज की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। मैं आसाम के नौगांव में रहता हूँ। एक बार मैं एमबीए करने के लिए गुवाहाटी गया था। नौगांव से गुवाहाटी जाने में ठीक 2.5 घंटे लगते हैं। जब मैं पढ़ने गया तो शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था। मेरा एक दोस्त भी बन गया था जो कि लखीमपुर का रहने वाला था। हम दोनों एक साथ किराए पर रहते थे, लेकिन हमारी कुछ गलत आदतें भी थी, जैसे कि हम दोनों शराब पिया करते थे और रात में देर से रूम पे आते थे। लेकिन ये सब बात मेरे घर वालों को पता चल गई, तो उन्होंने मुझे वो रूम छोड़ के एक हॉस्टल में आके रहने को बोला। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बहुत क्लोज थे, इसलिए हम दोनों ने ही वो कमरा खाली कर दिया और एआईडीसी के पास एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। लेकिन लोगों का कहना था कि वो हॉस्टल भूतिया है, लेकिन हमें इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हम दिन में पढ़ाई करते और रात में मस्ती। हॉस्टल में हम रात में लेट ही आया करते थे। सब अच्छा चल रहा था। होटल के बाकी लड़कों ने हमें कई बार बोला कि तुम लोग हॉस्टल में लेट मत आया करो, लेकिन हम किसी की नहीं सुनते थे। हम बोलते थे कि हम यहाँ रहने के पैसे दे रहे हैं, तो जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे। लेकिन हम लोगों को रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन हम दोनों नशे में होते थे, इसलिए इन सब आवाज़ों को अपना वहम समझकर ही टाल देते थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिससे हमें भी यकीन हो गया कि वो हॉस्टल वाकई में भूतिया था। मैं वो सारी बातें तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा। एक रात हम दोनों और मेरे हॉस्टल के कई और लड़के मेरे रूम में बैठे मस्ती कर रहे थे। हम में से कुछ लड़के शराब पी रहे थे, लेकिन कुछ नहीं पीते थे। फिर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसको टॉयलेट लगी, तो वो टॉयलेट के लिए बाहर चला गया। लेकिन हम लोगों का उस पर ध्यान नहीं था कि वो कब उठकर बाहर चला गया। उसने बताया कि जब वो टॉयलेट कर रहा था तो साथ वाले कमरे से उसको कुछ आवाजें आ रही थी। उसको लगा शायद उस कमरे में रहने वाला लड़का है, लेकिन वो लड़का तो उस वक्त हमारे रूम में था। उस वक्त रात के करीब 11:30 बज रहे थे। हम सब रूम के अंदर ही थे और हमारा दरवाजा बंद था। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठा, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला कि दरवाजा मत खोलो। उसी वक्त मेरे मोबाइल पे मेरे उस दोस्त की कॉल आई जो टॉयलेट गया था। वो बोला दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। वो थोड़ा डरपोक टाइप का था, तो हमने सोचा कि चलो आज उसको डराते हैं। हम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन तभी दरवाजा बाहर से जोर जोर से भड़बड़ाने लगा। हम सब सोच रहे थे कि वो डर के मारे दरवाजा भड़बड़ा रहा है, इसीलिए मैं दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजीब सा साया बाहर गैलरी में खड़ा था। वो एक औरत थी। उसने सूट सलवार पहनी हुई थी और ठीक मेरे सामने ही वो दरवाजे के आगे से निकल गई। उस वक्त मैं बहुत नशे में था, इसलिए भूत का कुछ ख्याल ही नहीं आया। मैंने उस औरत का पूरा शरीर तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उस औरत का पूरा शरीर तो देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वहां अंधेरा था। लेकिन वो शादीशुदा लग रही थी। तभी मेरा दोस्त भी भागा भागा अंदर आ गया। फिर उसने जो बताया वो सुन के हम सब बहुत डर गए। उसने बताया कि जब वो टॉयलेट में था तो टॉयलेट का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। उसे लगा हम लोग उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम में से तो किसी ने वो दरवाजा छुआ तक नहीं था। जबकि हमारा दरवाजा जब खटक रहा था तब तो वो टॉयलेट में ही था, तो हमारा दरवाजा कौन हिला रहा था?
ये सब बात समझ आते ही हम सब लोग डर गए और उस दिन के बाद से हम लोगों ने रात में आना कम कर दिया। मैं मुंबई के बांद्रा वेस्ट में रहता हूं। ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आज से 60 साल पहले की बात है। मुझे ये बात मेरे पिताजी ने बताई थी। ये घटना एक टैक्सी वाले के साथ हुई थी और उन दिनों ये बात इतनी फेमस हो गई थी कि सब टैक्सी वाले इस बारे में ही बात किया करते थे। तो कहानी ऐसी है कि उन दिनों एक टैक्सी वाला हुआ करता था और वो रोज रात 12 बजे एक आदमी को कब्रिस्तान में छोड़ता था। वो आदमी उस टैक्सी वाले को रोज ही मिलता था और वो हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहने हुए होता था, जैसे कोट, सूट और पैंट, सर पर हैट और पैरों में बूट्स पहने होता था। फिर एक बार रोज की तरह एक रात उस टैक्सी वाले ने उस आदमी को पिकअप किया, लेकिन उस दिन वो टैक्सी वाला कुछ परेशान था। उस आदमी ने टैक्सी वाले से पूछा, क्या हुआ, आज बहुत परेशान लग रहे हो? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, क्या बताऊं, मुझे मेरी बेटी की शादी करवानी है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद उसने उस आदमी को कब्रिस्तान पर उतार दिया। अगले दिन वो आदमी फिर से उसको मिला, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके हाथ में एक बैग था। वो आदमी गाड़ी में बैठा और टैक्सी वाले से बोला, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूं। इसमें से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लो। टैक्सी वाले ने वो बैग खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया। उस बैग में नोट भरे हुए थे। टैक्सी वाले ने हैरानी से उस आदमी से पूछा, तुम कोई चोर हो क्या? तो वो आदमी बोला, नहीं 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 भाई, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं और ये पैसे तुम्हारी बेटी की शादी के लिए हैं। टैक्सी वाला बहुत खुश हो गया। फिर वो उस आदमी को कब्रिस्तान के सामने पहुंचाकर अपनी गाड़ी रोक देता है उसको उतारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो टैक्सी वाला उसको शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उस आदमी का एक पैर टैक्सी में है और दूसरा पैर कब्रिस्तान के गेट पर था। ये देखते ही वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो टैक्सी लेकर वहां से भाग जाता है। उस रात के बाद से वो टैक्सी वाला टैक्सी चलाना छोड़ देता है। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, यह सब मेरे साथ 5 साल पहले हुआ था। हम पाकिस्तान के सियालकोट में एक किराए के मकान में रहते हैं। 5 साल पहले हम लोग जिस घर में किराए पे रहते थे, वो घर देखने में बहुत अच्छा था। हमारे ऊपर वाले घर में एक पठान फैमिली रहा करती थी। उस मकान में जाते ही मेरी अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी और कुछ ही दिनों में वो बहुत बीमार हो गई थी। अब्बू काम करके रात में ही घर आते थे। मेरी कोई बहन भी नहीं थी, इसीलिए दिन भर मैं ही अम्मी के पास घर में होता था। एक दिन अम्मी ने मुझसे पीने का पानी मांगा तो मैं पानी लेने के लिए किचन में गया, लेकिन वहां जाते ही मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे पीछे मुड़ने में भी डर लग रहा था, लेकिन वहां से जाना तो था ही, इसीलिए मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। पीछे देखा तो देखा कि एक काले कपड़े जैसा कुछ पीछे खड़ा था, लेकिन वो कोई औरत थी या कोई मर्द, ये पता नहीं चल रहा था। मैं भाग के अम्मी के पास गया तो अम्मी मुझे देख के हंसने लगी। तुम्हें भी वो नजर आई क्या? मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो अम्मी ने बताया कि किचन में काम करते हुए उनको भी वो औरत अक्सर नजर आती थी। अम्मी की बात सुन के मैं और डर गया। अम्मी की तबीयत खराब ही होती जा रही थी और कुछ ही दिनों बाद वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। उसके बाद वो घर हमने खाली कर दिया
और अपने एक कज़न के घर चले गए जो 2 गली छोड़ के था। लेकिन वहां जाने के कुछ महीने बाद ही मेरे अब्बू की तबीयत भी खराब रहने लगी। हमने अब्बू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल में नर्स जब अब्बू को ड्रिप लगाने आई तो अब्बू उसको देखकर रोने लगे। बोले कि वो औरत और उसके बच्चे ये ड्रिप नहीं लगाने देंगे, आप ये मत लगाओ, मर तो मुझे वैसे भी जाना है। वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। अगले ही दिन अब्बू हमको छोड़कर चले गए। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। लेकिन फिर वो मुझे भी अक्सर नजर आने लगी। मेरे कज़न के घर पर ही वो कई बार मुझे रात में सपने में दिखाई देने लगी। एक रात वो मेरे सपने में आई और बोली कि हमने तुमको जितना बर्बाद करना था कर लिया, अब हम जा रहे हैं यहां से, लेकिन हम आगे भी आया करेंगे। और सच में वो अब भी आते हैं, कभी छत पर तो कभी सीढ़ियों पर। वो मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे देखकर वो वापस चले जाते हैं। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। ये दूसरी कहानी जो मैं बता रहा हूं, ये मेरे कज़न ज़हीर के साथ हुआ था। वो जब छोटा था तो उसे बकरी के बच्चे बहुत पसंद थे। बहुत जिद करने पर उसकी अम्मी ने उसे एक बकरी का बच्चा ला दिया। अब ज़हीर दिन रात बस उस बकरी के बच्चे के साथ ही खेलता रहता था। ऐसे ही एक दिन दोपहर में वो अपना बकरी का बच्चा लेकर पास ही के एक पार्क में चला गया। वहां वो उसके साथ खेल ही रहा था कि एक औरत आई और आकर उनके पास ही बैठ गई और वहां बैठी उसकी तरफ देखने लगी। उसने ज़हीर से कुछ बोला तो नहीं, लेकिन वो वहां बैठी बस उसे ही देखी जा रही थी। ज़हीर उस वक्त लापरवाह बच्चा था, इसलिए उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और कुछ देर बाद वो वापस घर आ गया। घर आके उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आ गया। घर आके उसने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। उसने दरवाजे की कुंडी भी लगाई थी, क्योंकि मेरी आंटी की आदत है कि वो हमेशा दरवाजे पर कुंडी लगा के ही आती हैं। इसलिए ये आदत उनके सब बच्चों में भी थी। वो अंदर आया तो आंटी ने उसकी तरफ देखा तो देखा कि एक औरत भी उसके साथ अंदर आ गई है। आंटी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहिए तुमको? वो औरत बोली, मुझे ये बच्चा चाहिए। उसकी बात सुन के आंटी ने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया और उस औरत के पीछे भागी। आंटी के उसके पास जाते ही वो औरत एकदम से वहां से गायब हो गई। फिर उसके अगले दिन घर के सब लोग छत पर सो रहे थे। गर्मियों के दिन थे। रात में ज़हीर को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए नीचे घर में आया। नीचे आके उसने देखा कि घर में किसी की शादी हो रही है। कुछ लोग जिनको वो जानता भी नहीं था, वो सब तैयार होकर घर में घूम रहे थे। लेकिन उस वक्त वो नींद में था, इसलिए पानी पी के चुपचाप ऊपर आ गया और वापस से सो गया। अगली सुबह उसने ये बात अपनी अम्मी को बताई तो वो उसे एक उलेमा साहब के पास लेकर गई। उलेमा साहब ने वहां उस औरत को हाजिर किया और उससे पूछा कि तू कौन है और क्या चाहती है। उस औरत ने कहा कि मैं एक परी हूं और ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है, इसे मुझे दे दो। उसकी बात सुन के आंटी रोने लगी। उलेमा साहब ने कुरान पढ़ना शुरू किया और उस औरत को चले जाने को बोला, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन बहुत जोर देने के बाद वो चले जाने को राजी हो गई। लेकिन जाते हुए उसने कहा कि मैं इसे छोड़ तो रही हूं, लेकिन इसकी जिंदगी में एक कमी रहेगी, ये कभी सुकून से नहीं रह सकेगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद ज़हीर की शादी उसकी एक कज़न से हो गई। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसकी कमर में ऐसा दर्द हुआ कि वो टॉयलेट भी खुद से नहीं जा सकता था। डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
ऑपरेशन के बाद वो चलने तो लगा, लेकिन लाठी के सहारे। डॉक्टर्स ने बोला कि अब ये जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा। लाठी के सहारे चलते हुए उसके चेहरे का दर्द और मायूसी देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो जिंदा तो है, लेकिन बिल्कुल किसी लाश की तरह। मेरा नाम पार्थ राव है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं। ये बात तकरीबन 7 साल पुरानी है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रत्नागिरी शहर में घूमने गया था। हमने पहले से कोई होटल बुक नहीं किया हुआ था, इसलिए ट्रेन से उतर के हमने रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही एक छोटे से लॉज में रूम बुक कर लिया। उस वक्त उस लॉज में हमारी फैमिली के अलावा और कोई गेस्ट नहीं था। उस लॉज में एक मैरिज हॉल भी था, जिसमें कुछ कमरे भी बने हुए थे, जो कि शादी में आए मेहमानों के लिए थे। उस मैरिज हॉल में 4 दिन बाद एक शादी होने वाली थी, लेकिन तब तक वो सारे रूम्स खाली थे, इसलिए हमें वहां आसानी से कमरा मिल गया। कमरा लेने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर शाम को आसपास के मंदिर और गार्डन में घूमने के लिए चले गए। रात में खाना खाके हम सब लोग लॉज वापस लौट रहे थे, तो गली से जाते हुए हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। लेकिन हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लॉज में वापस आ गए। वापस आके हम सब लोग सो गए। लेकिन रात में सोते सोते अचानक मम्मी को नीचे मैरिज हॉल में कुर्सियां हिलने की आवाज सुनाई दी। मम्मी की आंख खुल गई। पहले तो मम्मी को लगा कि शायद वहां के लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर मम्मी ने घड़ी में टाइम देखा तो मम्मी चौंक गई। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। मम्मी हैरान थी कि इतनी रात यहां कौन काम कर रहा होगा। मम्मी ने तुरंत पापा को उठाया। पापा उठे तो उनको भी वो कुर्सियां हिलने की आवाज सुनाई थी। कुर्सियां हिलने की आवाजें रात 3:30 बजे तक आती रहीं और फिर अचानक से वहां सन्नाटा छा गया। मम्मी पापा दोनों डर गए थे। मैं तब छोटा था और गहरी नींद में ही सोया हुआ था। अगले दिन पापा ने जब होटल मैनेजर से उस बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं कहकर टाल दिया। मम्मी पापा ने भी उसको सिर्फ वहम समझकर भुला दिया, लेकिन वो उनकी बहुत बड़ी भूल थी। अब उस लॉज में ये हमारी दूसरी रात थी। उस रात भी हम लोग बाहर से खाना खा के आ रहे थे। इस बार भी वो बूढ़ा आदमी वहीं गली में बैठा हुआ था और हमें घूर रहा था। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा कुआं था। उस कुएं की तरफ देखते ही एक अजीब सी मनहूसियत का एहसास होता था। रात में 2:30 बजे के करीब मेरे पापा टॉयलेट जाने के लिए उठे। वहां सभी रूम्स का एक कॉमन टॉयलेट था, जो रूम के बाहर बने एक कॉरिडोर के आखिर में था। पापा जब टॉयलेट की तरफ जा रहे थे तो उन्हें किसी के अपने पीछे होने का एहसास होने लगा और तभी एक तेज हवा का झोंका पापा से आके टकराया। पापा को ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन पापा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो जल्दी से टॉयलेट की तरफ गए और कुछ देर तक वहीं रुके रहे। फिर करीब 5 मिनट बाद उन्होंने वापस आने की हिम्मत की। पापा को मेरी और मम्मी की भी चिंता होने लगी थी। रात में आते हुए पापा की नजर उस कुएं पर पड़ी तो पापा ने देखा कि एक आदमी जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, वो शादी के बारातियों के जैसे कपड़े पहने उस कुएं के पास खड़ा था। उसको देख के पापा बहुत डर गए और भाग के रूम के अंदर आए और झट से दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन पापा ने फिर से मैनेजर को यह सब बताया, तो इस बार मैनेजर ने हमारा रूम ही चेंज कर दिया। पूरा दिन मम्मी और पापा परेशान ही थे, लेकिन क्योंकि हम लोग वहां घूमने के लिए आए थे, इसलिए हमने पूरा दिन
घूमने फिरने में ही बिताया। उस शाम हम लोग जल्दी ही रूम में वापस आ गए थे। खाना भी हम लोग अपने साथ ही पैक करवा लाए थे। मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, रूम से अकेले बाहर मत जाना। हम लोग अंदर बैठे रेस्ट कर ही रहे थे कि 9 बजे के करीब अचानक किसी ने दरवाजा नॉक किया। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डर गया और मैंने कस के मम्मी पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा ने अंदर से ही आवाज देकर पूछा, कौन कौन है बाहर? बाहर से जवाब आया, सर मैं हूं काशीराम। काशीराम उस जगह काम करने वाले एक वर्कर का नाम था। पापा ने दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर आने दिया। काशीराम ने पापा की और उस मैनेजर की सारी बात सुन ली थी और वो उसी बारे में बात करने आया था। काशीराम ने बताया कि यहां रुकने वाले सभी लोगों ने इस तरह की शिकायतें की हैं। उसने बताया कि कुछ साल पहले यहां एक शादी होनी थी, लेकिन जिस लड़की की शादी थी वो मंडप से ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई और इस बात से दुखी होकर उस लड़की के पिता ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसी दिन से उस आदमी की आत्मा उस कुएं के आसपास भटकती रहती है। उसने उस जगह हुए एक और हादसे के बारे में भी बताया। उसने बताया कि करीब 3 साल पहले इस लॉज के मैरिज हॉल में एक दुल्हन का खून हुआ था और उस दिन से वो दुल्हन हर अमावस की रात वहां रहने वाले लोगों को दिखाई देती है। लाल शादी के जोड़े में उसकी आंखें सफेद होती हैं और आधा चेहरा खून से सना होता है। यह सब बताते वक्त काशीराम का चेहरा पसीने से भीग गया था। फिर वो बोला, सर आज अमावस की रात है, कोई भी कैसी भी आवाज आए आप दरवाजा मत खोलना, किसी भी कीमत पर रूम से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बताकर काशीराम अपने घर के लिए निकल गया। उसकी बात सुनकर मम्मी पापा के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं डर के मारे रोने लगा, लेकिन उस वक्त रात बहुत हो चुकी थी और उस वक्त हमें कोई और होटल भी नहीं मिलने वाला था। हमें वो रात उसी लॉज में ही गुजारनी थी। हमने खाना खाया और भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर रात के करीब 2 बजे किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। हम डर के मारे उठ गए। दरवाजा फिर से नॉक हुआ। पापा ने हमको बिल्कुल शांत रहने का इशारा किया। फिर कुछ देर बाद हमें एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज ठीक हमारे दरवाजे के पास से ही आ रही थी। फिर वो औरत रोती हुई ही भारी सी आवाज में बोली, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। ये कहकर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उस वक्त डर के मारे मुझे तो चक्कर आ गए और मैं वहीं बेहोश हो गया। लेकिन पापा ने दरवाजा नहीं खोला तो वो गुस्से से चिल्लाने लगी, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। फिर पापा ने हिम्मत की और ऊंची आवाज में भगवान का नाम लेने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लेकिन फिर तभी बाहर से आने वाली आवाजें शांत हो गईं। लेकिन मम्मी पापा अभी भी बहुत डरे हुए थे। उन्होंने पूरी रात जागते हुए ही बिताई। सुबह जब मुझे होश आया तो देखा कि मम्मी ने हमारे बैग्स पैक कर लिए थे। हम दूसरे होटल में शिफ्ट होने जा रहे थे, लेकिन वहां से जाते हुए हमें फिर से वो ही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो हमें उस गली में दिखाई देता था। हमें वहां से जाता देख वो मुस्कुराता हुआ अपने मुंह में ही कुछ बोलता हुआ वहां से चला गया। आज उस बात को बीते बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन उस लॉज में बिताई वो रात आज तक मेरे दिल में बैठी हुई है। उस बारे में बात करते ही मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। अगर उस रात वो दरवाजा खुल जाता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। मेरा नाम शुभम है
और ये घटना जो मैं बता रहा हूं वो मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। एक रात वो अपने किसी दोस्त के यहां से पार्टी में से आ रहा था। पार्टी खत्म होते होते रात के 12 बज गए थे और वहां से उसका घर भी बहुत दूर था। इसलिए उसके दोस्त ने उसको अपने घर में ही रुक जाने को बोला, लेकिन वो नहीं माना। बोला कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, घर पे कोई नहीं है। वो गांव का इलाका था और वहां रात में चोरियां भी होती रहती थी, इसलिए उसका घर जाना जरूरी था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। वो दोनों पैदल पैदल ही चल दिए। वहां से उसका घर करीब 1 किलोमीटर दूर था। रास्ते में एक जगह पड़ती थी जहां एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ एक जंगल था। वहां के लोग उस जंगल के बारे में बहुत ही भूतिया कहानियां बताते थे। लोग बताते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल और डायन का निवास है और रात में उस रास्ते से किसी का भी बच के आना बहुत मुश्किल था। लोग बताते थे कि अगर वो चुड़ैल पीछे लग जाए तो वो जान लेकर ही दम लेती है। चलते चलते वो लोग भी उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गए। जंगल में सियार और कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें आ रही थी। वो लोग उन सब कहानियों पर यकीन नहीं किया करते थे, लेकिन जैसे ही वो लोग उस खेत के करीब पहुंचे, उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के भी देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन वो आवाज लगातार उनका पीछा करे जा रही थी। उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि वो आवाज उस खेत में से आ रही थी, ना कि उनके पीछे से। उन्होंने खेत की तरफ देखा तो उनको एक काला साया नजर आया। वो साया उनको अपनी तरफ बुला रहा था। तभी उनको अपने पीछे कुछ दूर कोई जानवर खड़ा दिखाई दिया, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था, वो कुछ और ही था। वो सब देख के वो दोनों बहुत डर गए और डर के मारे भागने लगे, लेकिन वो आवाज भी उनके पीछे पड़ गई थी। तभी उनका ध्यान साइड में जंगल के पेड़ों पर गया तो उन्होंने देखा कि पेड़ों के ऊपर भी कोई चीज उनका पीछा कर रही है। वो जो कुछ भी था, उसकी लाल आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। भागते भागते वो लोग घर पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचते ही उनको तेज बुखार चढ़ गया। लेकिन उनमें से मेरा दोस्त तो कुछ दिन बाद ठीक हो गया, लेकिन उसका वो दूसरा दोस्त अब अजीब अजीब बातें करने लगा था। वो बिल्कुल सूख गया था। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं बचा है। फिर उसको एक ओझा को दिखाया गया तो उसने बताया कि इसके अंदर एक शैतान भूत आ गया है जो उसको अंदर से मार रहा है। उसका झाड़ फूंक किया गया, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। ये कहानी हमारे पड़ोस में रहने वाले एक परिवार की है। उस परिवार में उमर चाचा, उनकी साली फातिमा, एक बेटा अब्दुल्ला और उसकी 2 बहनें नूरजहां और रुखसार रहते थे। यह साल 2017 की जनवरी की बात है, जब वो लोग हमारे पड़ोस में रहने के लिए आए थे। उमर चाचा दिलसुख नगर हैदराबाद में जलेबी बनाकर बेचते थे। उनके आने के बाद कुछ ही दिनों में मेरी नूरजहां और रुखसार से दोस्ती हो गई। उन दिनों मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक दिन बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या? लेकिन फिर नूरजहां ने जो बताया उसे सुनकर मैं तो हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि वो लोग पहले सरूर नगर में रहा करते थे। उनका घर पहली मंजिल पर था। तब उनकी मम्मी जिंदा थी और उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक रात नूरजहां को अपने घर की खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया। उसने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत डर गई और उसने अपनी मम्मी को आवाज दी, लेकिन जब उसकी मम्मी वहां आई तो वहां कोई भी नहीं था।
नूरजहान ने अपनी मम्मी को बताया कि उसको वहां कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि यह जरूर तुम्हारा वहम होगा। वो लोग उस बात को भूल गए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद अमावस्या की रात थी। उनकी मम्मी अपने कमरे में बैठी ही थी कि अचानक उनको एक आवाज सुनाई दी, चले जाओ यहां से, ये मेरा घर है, नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उनको ये आवाज सुनाई दी जो कि एक औरत की आवाज थी। वो आवाज सुन के उनकी मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में तेलुगु में ही उनसे बोली कि तू कौन है मुझे मारने वाली, मैं तुझे झाड़ गोबर में डुबोकर मारूंगी। इतना कहते ही वो औरत जोर से चिल्लाई और बोली, देखते हैं कौन किसको मारता है। फिर उसकी मम्मी भाग के वहां से नीचे आ गई और ये बात बाकी के सब घर वालों को बताई। जब उनके घर वालों ने ये बात सुनी तो सबने वो घर छोड़ देने का फैसला किया। वो लोग दूसरा घर ढूंढने लगे। उन्हें दूसरा घर मिल भी गया जिसमें वो अगले महीने जून से ही रहने जाने वाले थे, लेकिन तब तक उनको उसी घर में ही रहना था। एक दिन रुखसार अपने कमरे में बैठी बाहर की तरफ देख रही थी तो उसके पापा ने पूछा कि क्या हुआ, बाहर किसे देख रही हो? तो उसने बोला कि कोई उसे बाहर बुला रहा है। उसके पापा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ध्यान मत दो, सो जाओ। फिर उसी रात रुखसार को सपना आया कि उसके दोनों भाई जो उस वक्त बिल्कुल छोटे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई है। उनको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन रात तक उनकी मौत हो गई। अगले दिन उसने ये सपने वाली बात अपने मम्मी पापा को बताई तो ये सब सुन के उन लोगों ने अगले ही दिन वो घर खाली कर देने का फैसला किया। अगले ही दिन उन्होंने सुबह सुबह सारा सामान बांधा और दूसरे घर में चले गए। लेकिन तभी उनकी मम्मी को याद आया कि उनकी एक बाल्टी वहीं छूट गई है। उन्होंने बच्चों से कहा कि जाओ जाकर ले आओ। लेकिन जब बच्चे वहां गए तो कुछ देख के डर के वापस भाग आए तो उनकी मम्मी अकेली ही वो बाल्टी लेने चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो वो बदली बदली लग रही थी। अगले ही दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो कोमा में चली गई। उसके कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। नए घर में वो लोग 1 साल तक रहे थे। फिर वो हमारे पड़ोस में आ गए। जनवरी से अगस्त तक हमारे पड़ोस में रहने के बाद फिर वो लोग दिलसुख नगर चले गए और अभी वहीं रहते हैं। मेरा नाम हिमांशु है और मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये सब मेरे ही साथ हुआ था। ये 4 साल पहले की बात है। मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाया करता था और ऐसे ही एक बार नाना नानी के यहाँ हम सब लोग एक रूम में बैठे टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक उनका कुत्ता ऊपर की तरफ देखकर भौंकने लगा। वो घर में ऊपर की तरफ लगी एक जाली की तरफ देखकर भौंक रहा था। उस जाली से ऊपर वाला फ्लोर भी दिखाई देता था, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरी मामी बोली कि हिमांशु, इसको खोल दे, शायद ये बाहर जाने के लिए भौंक रहा है। मैंने जाके उसको खोल दिया, लेकिन मैंने जैसे ही उसको खोला तो वो सीधा भाग के ऊपर के 2nd फ्लोर पर चला गया और जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने अपने भाई से बोला कि चल देखते हैं, ये पता नहीं किसके ऊपर भौंक रहा है। हम ऊपर गए तो देखा कि वो एक कमरे की तरफ देखकर भौंक रहा था, लेकिन उस वक्त हम लोग टीवी देखने की जल्दी में थे, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसे खींचकर नीचे ले आया, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि वो भौंक किसके ऊपर रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि जानवर तो भूतों को देख सकते हैं। ये सोचते ही मैं एकदम से डर गया। मैं चुपचाप जाके सभी के साथ टीवी देखने लगा। फिर अगली रात घर के सब बड़े लोग बाहर गए हुए थे। घर पे सिर्फ मैं, मेरी नानी, मेरा भाई
और मेरी 2 बहनें ही थीं। हम सब लोग उसी फ्लोर पे जाके खेलने लगे। उस फ्लोर पर 3 कमरे थे, जिनमें से एक वो कमरा भी था जिसके तरफ देखकर वो भौंक रहा था। उस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे। हम सब एक दूसरे को डराते हुए भूत का खेल खेल रहे थे। मैंने सबसे कहा कि तुम सब लोग जाकर लास्ट वाले रूम में छुप जाओ और मैं भूत बन के आऊंगा। मैंने उनको डराने के लिए अपने हाथ टी-शर्ट के अंदर डाल लिए और लाइट्स भी बंद कर दी। सिर्फ गैलरी में लगी एक छोटी सी लाइट जल रही थी। मैं डरावनी आवाज निकालते हुए उनकी तरफ जाने लगा, लेकिन मैं जैसे ही वहां से जाने लगा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत वहां खड़ी मुझे घूर रही थी और मेरे देखते ही वो वहां से चल के दूसरे कमरे में चली गई, उसी कमरे में जिस तरफ देखकर वो कुत्ता भौंक रहा था। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा था और उसको देखकर मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उस औरत की आंखें धुंधली थी। उसके जाते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, सबको अपने पास बुलाने के लिए। मेरी आवाज सुनकर सब लोग भागे भागे मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। मैंने उन लोगों से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने भाई को अकेले में जाकर सारी बात बताई। उसने बताया कि इस घर में हमसे पहले जो लोग रहते थे उनमें एक बूढ़ी औरत भी थी और बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी। मुझे यकीन था कि मैंने उसी को देखा था। मैंने अपने भाई से पूछा कि तुम लोगों को भी कभी वो दिखाई दी क्या, लेकिन उसने बताया कि उनमें से तो कभी किसी ने उसको नहीं देखा। फिर उसी रात मैं और मेरा भाई नीचे एक अलग कमरे में सो रहे थे। रात में सोते हुए अचानक मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मेरी नजर कमरे में रखी एक लकड़ी की अलमारी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत उस अलमारी के ऊपर पैर लटकाए बैठी थी। उसको देखकर मैं इतना डर गया कि बता नहीं सकता। वो वहां बैठी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। डर के मारे मैं अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था, ना ही मेरे गले से आवाज निकल पा रही थी। मेरे देखते ही देखते वो औरत अलमारी से नीचे उतर गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं रो रहा था। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूं और उनका एक लॉकेट हर वक्त मेरे गले में रहता है। मैं मन ही मन भोलेनाथ को याद करने लगा, लेकिन ऐसा करते ही वो बुढ़िया डर गई। वो गुस्से से मुझे देखने लगी, लेकिन मैं रुका नहीं और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। मेरे मुंह से आवाज भी निकलने लगी थी। वो औरत एकदम से धुंधली होने लगी और वहां से गायब हो गई। उस रात मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसी शक्ति का एहसास किया था जिसके सामने वो औरत एक पल भी नहीं टिक सकी थी। अगले दिन सुबह होते ही मैं अपने घर वापस चला गया। मैं आप सबको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि भगवान किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं होते, बस हमारे अंदर ही होते हैं। सिर्फ हमारे ही अंदर होते हैं। जरूरत हो तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन लड़कों के साथ आखिर कौन सी घटना घटी। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।